चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 9 के 10 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कार्य तथा ऊर्जा। देखेंगे वर्क एंड एनर्जी देखते हैं। तो पिछले कुछ अध्यायों में हम वस्तु की गति के वर्णन करने के तरीकों, गति का कारण तथा गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कार्य एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में सहायता करती है। ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। इस अध्याय में हम इन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। इन गतिविधियों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कुछ अन्य क्रियाकलापों जैसे खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने तथा साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जंतु भी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के लिए वे कूद या दौड़ सकते हैं। उन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन खोजना या आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, गाड़ी खींचने या खेत जोतने के लिए उपयोग में लाते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मशीनों के बारे में सोचिए और उन मशीनों की सूची बनाइए जिनका उपयोग आप करते हैं और उन्हें कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। कुछ इंजनों को पेट्रोल तथा डीजल की आवश्यकता क्यों होती है। सजीवों तथा मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। कार्य देखें तो कार्य क्या है। हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं उनमें अंतर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ उदाहरणों के साथ विचार करें। तो कठोर काम करने के मजबूत कुछ अधिक कार्य नहीं है। कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं है। तो देखते हैं कमली परीक्षा की तैयारी कर रही है और वह अध्ययन में बहुत सा समय व्यतीत करती है। कुछ पुस्तकें पढ़ती है, चित्र बनाती है, अपने विचारों को सुव्यवस्थित करती है, प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती है, कक्षाओं में उपस्थित रहती है, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श करती है तथा उपयोग करती है। इन क्रियाकलापों पर वह बहुत सी ऊर्जा व्यय करती है। सामान्य बोलचाल में वह कठोर काम कर रही है। यदि हम कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो इस कठोर काम में बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है। आप एक बहुत बड़ी चट्टानों को ढकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आप के सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलते। आप पूर्णतया थक चुके हैं, तथापि अपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ। आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। आप थक जाते हैं। आपने प्रयास किया कि वह अपनी बहुत सी ऊर्जा व्यय की है और आपने प्रयास किया है तथा अपनी बहुत सी ऊर्जा व्यय की है। क्या आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हैं। हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं उस रूप में इस स्थिति में कार्य नहीं किया गया है। प्रकृति के दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिले पर पहुंच जाते हैं। आप एक ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन क्रियाकलापों में बहुत सा कार्य निहित है। अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। कुछ क्रियाकलापों जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, किसी चलचित्र को देखना, किसी समारोह में सम्मिलित होना को भी कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता। कार्य क्या होता है यह इस बात पर निर्भर है कि हम उसे कैसे परिभाषित करें। विज्ञान में हम कार्य शब्द को भिन्न प्रकार से प्रयोग तथा परिभाषित करते हैं। हमें इसे जानने के लिए कुछ निम्न क्रियाकलाप करते हैं देखते हैं। तो उपयुक्त अनुच्छेदों में हमने अनेक ऐसे क्रियाकलापों की चर्चा की जिन्हें प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में कार्य करते हैं। इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किस वस्तु पर कार्य किया गया, वस्तु पर क्या घटित हो रहा है, कार्य कौन या क्या कर रहा है। कार्य की वैज्ञानिक परिकल्पना देखें तो विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और परिभाषित करते हैं। यह समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर विचार करें। किसी सतह पर रखे एक गुटके को ढकेले और गुटका कुछ दूरी तय करता है। अपने गुटके पर
कुछ बल लगाया जिसके गुट का विस्थापन हो गया। इस स्थिति में कार्य हुआ। एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तक चलती है। लड़की इन ट्रॉली पर बल लगाया और यह विस्थापित हुआ, इसलिए यह कार्य किया। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई पर उठाया, ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक ऊपर उठती है, पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य किया गया। उपर्युक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। पहला, वस्तु पर कोई बल लगाना चाहिए तथा दूसरा है वस्तु विस्थापन होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरा न होती हो तो कार्य नहीं किया गया। विज्ञान में हम कार्य को इस दृष्टि से देखते हैं। एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है, गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लगा रहा है तथा गाड़ी कुछ दूर चलती है। क्या आपके विचार में इस स्थिति में कार्य किया गया है? यदि अगर आप देखें अपने दैनिक जीवन की कुछ स्थितियों पर विचार विमर्श कीजिए जिसमें कार्य सम्मिलित हो। इनकी सूची बनाइए और अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए कि क्या प्रत्येक स्थिति में कार्य किया गया है। अपने उत्तरों का कारण जानने का प्रयत्न करें और यदि कार्य हुआ है तो वस्तु पर कौन सा बल कार्य कर रहा है और वह कौन सी वस्तु है जिस पर कार्य किया गया है। जिस वस्तु पर कार्य किया गया है उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है, ये सबका ज्ञात करिए। और तीसरा क्रियाकलाप देखिए, कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जब वस्तु पर बल लगने के बावजूद वह विस्थापित नहीं होती है। ऐसी स्थिति पर भी विचार कीजिए जब कोई वस्तु बल लगे बिना ही विस्थापित हो जाए। और प्रत्येक के लिए जितनी स्थितियां आप सोच सकें उनकी सूची बनाएं और अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए कि क्या इन स्थितियों में कार्य हुआ है। देखें, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य देखें तो विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है इसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति को विचार करते हैं जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। मान लीजिए किसी वस्तु पर एक नियत बल F कार्य करता है। मान लीजिए कि वस्तु बल की दिशा में S दूरी विस्थापित हुई, जैसे चित्र में यहाँ दर्शाया गया है। मान लीजिए W किया गया कार्य है और कार्य की परिभाषा के अनुसार कार्य किया गया का बल कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, W बराबर Fs। अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिणाम तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है और कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती। और समीकरण 10.1 में यदि F बराबर 1N तथा S बराबर 1M हो तो बल द्वारा किया गया कार्य 1Nm होगा। यहाँ बल का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। अतः 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1N का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1M विस्थापित करे। समीकरण 10.1 को ध्यानपूर्वक देखिए। यदि वस्तु पर लगने वाले बल 0 है तो किया गया कार्य कितना होगा। यदि वस्तु का विस्थापन 0 है तो किया गया कार्य कितना होगा। उन दशाओं का उल्लेख कीजिए जिनका कार्य होने के लिए पूरा होना आवश्यक है। इस उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं 10.1 किसी वस्तु पर 5N बल लग रहा है। बल की दिशा में वस्तु 2M विस्थापित होती है। चित्र यहाँ 10.2 में दिया गया है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लग रहा है तो समीकरण 10.1 के अनुसार किया गया कार्य होगा 5N गुणे 2M बराबर 10 Nm या 10 जूल होगा। एक अन्य स्थिति पर विचार करें जिसमें बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में है। एक बच्चा किसी खिलौने कार को चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार धरती के समानांतर खींच रहा है और बच्चे ने कार के विस्थापन की दिशा में बल लगाया है और इस स्थिति में किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। और इस प्रकार की स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाता है। अब एक स्थिति पर विचार करें जिसमें कि एक वस्तु समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही है और उस
पर विपरीत दिशा में एक अवमंदक बल F आरोपित किया जाता है, अर्थात दोनों दशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है। अब माना कि वस्तु इस दूरी के विस्थापन के पश्चात रुक जाती है। ऐसी स्थिति में बल F द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है और इसे ऋण चिन्ह द्वारा निर्देशित किया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य F गुणे माइनस ए या माइनस F गुणे S है। जब बल विस्थापन की दिशा में विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। उपयुक्त विचार विमर्श से यह स्पष्ट है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसे समझने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कर सकते हैं। किसी वस्तु को क्रियाकलाप में देखें, किसी वस्तु को ऊपर उठाइए और अपने द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा कार्य किया गया वस्तु ऊपर की ओर चलती है और आपके द्वारा लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में है, तथापि वस्तु पर गुरुत्वीय बल भी कार्य करता है। इनमें से कौन सा बल धनात्मक कार्य कर रहा है और कौन सा बल ऋणात्मक कार्य कर रहा है, कारण बता सकते हैं। उदाहरण के हिसाब से देखें, अगर उदाहरण के हिसाब से समझें तब 10.2 एक कुली है। 10.2 में एक कुली 15 किलोमीटर का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, जिसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। बोझ का द्रव्यमान m बराबर 15 किलोमीटर तथा विस्थापन s बराबर 1.5 मीटर। किया गया कार्य W बराबर F गुणे S बराबर mg गुणे S बराबर 15 किलोमीटर गुणे 10 मीटर प्रति सेकेंड गुणे 1.5 मीटर बराबर 225 किलोमीटर मीटर m के स्क्वायर s के स्क्वायर और m बराबर 225 nm बराबर 225 जे। कुली द्वारा बोझ पर किए गए कार्य 225 जूल है। प्रश्न है, अब हम कहते हैं कि कार्य किया गया है। दूसरा है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल किसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक कीजिए। और तीसरा है, एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। और चौथा है, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 N बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है और खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया है। ऊर्जा देखें, ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य के व्युत्पन्न होते हैं और हम परमाणुओं के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों उसे तथा ज्वार भाटों से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में सोच सकते हैं? क्रियाकलाप से देखें तो ऊर्जा के कुछ स्रोतों को ऊपर दिया गया है और ऊर्जा के अनेक अन्य स्रोत भी हैं। इनकी सूची बनाइए और छोटे समूहों में विचार विमर्श कीजिए कि किस प्रकार ऊर्जा के कुछ स्रोत का सूर्य के कारण है और क्या ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जो सूर्य के कारण नहीं हैं। ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्राय हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं परिशुद्ध अर्थ है। आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं और इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तब उनमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। आपने अवश्य ही देखा होगा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील का प्रहार करता है तो वह कील को वो लकड़ी से ठोक देता है। और हमने बच्चों को खिलौने कार में चाबी भरते भी देखा है और जब यह खिलौना किसी फर्श पर रखा जाता है तो ये गति करने लगता है। जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाया जाता है तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर दबाते हैं तो बल को हटाने पर यह अपनी मूल आकृति में वापस आ जाती है, किंतु यदि हम गुब्बारे को अधिक बल से दबाएं तो यह विस्फोटक ध्वनि करते हुए फट भी सकती है। और इन सभी उदाहरणों में वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की
क्षमता अर्जित कर लेती है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि भी होती है। किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो यह कैसे कार्य करती है? कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है, और दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ ऊर्जा कार्य करती है, और इस प्रकार यह गति में आ सकती है। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है, और इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसके कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, अर्थात जूल। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग किया जाता है। 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। ऊर्जा के रूप में देखें तो सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित है। इसे सोचिए, देखें आप कैसे ज्ञात करें कि कोई सत्ता यानी वस्तु जिसका अस्तित्व है ऊर्जा का रूप है। अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कर सकते हैं। जेम्स फेस्कॉट जूल एक प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे, और वे अपने विद्युत तथा उष्मागतिकीय के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। और उन अन्य विचारों के अतिरिक्त उन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बनाया है, और उन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज की। ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम जूल उन्हीं के सम्मान में रखा गया। गतिज ऊर्जा देखें, क्रियाकलाप से देखते हैं गतिज ऊर्जा को। तो एक भारी गेंद लीजिए और इसे रेत की मोटी परत पर गिराइए, और गीले रेत की सतह अच्छा कार्य करेगी। गेंद को रेत पर लगभग 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराइए, और गेंद रेत में एक गर्त यानी गड्ढा बना देता है। अब इस क्रियाकलाप को 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर तथा 1.5 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराकर दोहराइए, और सुनिश्चित कीजिए कि सभी गर्त सुस्पष्ट दिखाई दें, और गेंद को गिराने की ऊंचाई के अनुसार सभी गर्तों पर निशान लगाइए और उनकी गहराइयों की तुलना करें, और इनमें से कौन सी गर्त सबसे अधिक गहरी है, कौन सा गड्ढा सबसे अधिक उथला है और ऐसा क्यों है, और गेंद ने किस कारण से गहरा गड्ढा बनाया। विचार विमर्श कीजिए तथा विश्लेषण कीजिए। क्रियाकलाप 7 देखें तो चित्र 10.5 के अनुसार उपकरण सज्जित कीजिए कि एक ज्ञात द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके को ट्रॉली के सामने किसी सुविधाजनक सुनिश्चित दूरी पर रखिए, और पल्लरे पर एक ज्ञात द्रव्यमान रखिए जिससे कि ट्रॉली गतिमान हो जाए। ट्रॉली आगे चलती है तथा लकड़ी एक गुटके से टकराई, और मेज पर एक अवरोधक इस प्रकार लगाइए कि गुटके से टकराने के पश्चात ट्रॉली वहीं रुक जाए। गुटका विस्थापित हो जाता है। गुटके के विस्थापन को मापिए तथा इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही गुटके ने ऊर्जा ग्रहण की, ट्रॉली द्वारा गुटके पर कार्य किया गया। यह ऊर्जा कहाँ से आई? पल्लरे पर रखे द्रव्यमान को बढ़ाकर इस प्रयोग को दोहराइए, और किस अवस्था में विस्थापन अधिक है, किस अवस्था में किया गया कार्य अधिक होगा। इस क्रियाकलाप में गतिशील ट्रॉली कार्य करती है, अतः इसमें ऊर्जा विद्यमान है। एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक तेज चलती हुई वस्तु अपने सदृश अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमती हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। गोली लक्ष्य को कैसे भेद पाती है? बहती हुई हवा पवन चक्की को पंखुड़ियों को कैसे घुमा सकती है? और गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है। गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ
पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। संक्षेप में, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है। परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। आइए अब हम किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। मान लीजिए m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है, और अब हम मान लीजिए कि जब s पर एक नियत बल F विस्थापन की दशा में लगता है तो वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। समीकरण 10.1 से किया गया कार्य WFS के बराबर है और वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा। मान लीजिए कि इसका वेग u से भी हो जाता है और मान लीजिए कि उत्पन्न हुए त्वरण का मान a है। अनुभाग 7.5 में हमने गति के 3 समीकरणों के बारे में अध्ययन किया है। एक समान त्वरण a से गतिशील किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v तथा विस्थापन s के नीचे निम्न संबंध है। u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 2as। समीकरण 7.7 या s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a। समीकरण 10.2। अनुभाग 8.4 से हमें ज्ञात है कि F बराबर ma। इस प्रकार समीकरण 10.2 को समीकरण 10.1 में देखने पर हम बल F द्वारा किए गए कार्य को लिख सकते हैं। W बराबर ma गुणे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a। W बराबर 1/2m कोष्ट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है। समीकरण 10.3 है। यदि वस्तु की गति अपनी विराम अवस्था से प्रारंभ होती है तो अर्थात u बराबर 0 तब w बराबर 1/2 mv स्क्वायर। यह स्पष्ट है कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा से परिवर्तन के बराबर है। यदि u बराबर 0 किया गया कार्य होगा तो 1 बराबर 2 mv स्क्वायर। अतः m द्रव्यमान की तथा एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है। प्रश्न उठता है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है और किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखे और Fm प्रति स्क्वायर 5 मिनट प्रति सेकंड के वेग से गतिज किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है और यदि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यदि इसके वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। स्थिति ऊर्जा देखें, इसको भी क्रियाकलाप से देखते हैं। तो एक रबर बैंड लीजिए और इसके एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे से खींचिए। छल्ला खींच जाता है और छल्ले के एक सिरे को छोड़िए। क्या होता है इसमें? छल्ला अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। स्पष्ट है कि छल्ले ने अपनी खींची हुई स्थिति में कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली है और खींचने पर यह ऊर्जा किस प्रकार उपार्जित कर लेते हैं। क्रियाकलाप 9 देखें तो एक स्लिंकी लीजिए और इस निम्न चित्र में दर्शाए अनुसार अपने मित्र से इसको एक सिरे को पकड़ने के लिए कहिए और आप दूसरे सिरे को पकड़िए तथा अपने मित्र से दूर चले जाइए और अब आप स्लिंकी को छोड़ दीजिए। क्या होता है? खींचने पर स्लिंकी ने किस प्रकार ऊर्जा उपार्जित की है? क्या संपीड़ित करने पर भी स्लिंकी को ऊर्जा उपार्जित करेगा? क्रियाकलाप अगला देखें तो एक खिलौने कार लीजिए और इसमें चाबी लगाइए और कार को जमीन पर रखिए। क्या ये चलती है? इसने ऊर्जा कहाँ से उपार्जित की है? क्या उपार्जित ऊर्जा चाबी द्वारा भरे गए लपेटों की संख्या पर निर्भर है? आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? क्रियाकलाप फिर अगला देखें। किसी वस्तु को एक
निश्चित ऊंचाई तक उठाइए और किसी वस्तु अब कार्य कर सकती है, छोड़ने पर यह नीचे गिरने लगती है। इसका अर्थ है कि इसने कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली है। अधिक ऊर्जा उठाने पर यह अधिक कार्य कर सकती है और इस प्रकार इसमें अधिक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। इससे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, सोचिए तथा विचार विमर्श में कर सकते हैं। तो प्रयुक्त परिस्थितियों में वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यदि यह वस्तु की चाल या वेग से परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती परंतु कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेती है। जब आप किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और किसी खिलौने कार में चाबी भरते समय आप कार्य करते हैं, इसके अंदर का पानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी वस्तु द्वारा किसी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा कहते हैं। क्रियाकलाप अगला देखें तो बांस की एक खपची लीजिए और बांस की एक खपची लीजिए और इसके चित्र से 10.6 में दिखाए अनुसार एक धनुष बनाइए और किसी हल्की डंडी का एक तीर बनाइए। तीर का एक शिरा धनुष की तनित डोरी पर रखिए और अब डोरी को खींचिए और तीर को मुक्त कीजिए। तीर को धनुष से दूर जाते हुए देखिए। धनुष की आकृति में परिवर्तन का ध्यान दीजिए और धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण इसमें संचित स्थित ऊर्जा तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तीर गतिशील होकर दूर जा गिरती है। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थिर ऊर्जा देखें तो वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि इसको ऊपर उठाने में इस ऊपर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है और इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा है। भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा को वस्तु की भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात करना सरल है। एक एम द्रव्यमान की वस्तु के बारे में विचार कीजिए। मान लीजिए कि इसे धरती से h ऊंचाई तक उठाया गया है और ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर अर्थात mg है। वस्तु में इस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होती है। मान लीजिए कि वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है, तब किया गया कार्य W बराबर बल गुण विस्थापन बराबर mg गुणे h बराबर mgh, क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य mgh के बराबर है, इसलिए वस्तु को mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होती है और यह वस्तु की स्थिर ऊर्जा है EP बराबर mgh। वस्तु की किसी ऊंचाई पर स्थिर ऊर्जा भूमि तल या आपके द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर है। किसी वस्तु के लिए दी हुई स्थिति के लिए एक तल को सापेक्ष स्थिर ऊर्जा का कोई विशेष मान हो सकता है और किसी दूसरे तल के सापेक्ष स्थिर ऊर्जा को कोई दूसरा मान हो सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक कार्य अंतिम स्थितियों को ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर है, न कि उस रास्ते पर जिस पर की वस्तु ने गति की है। चित्र 10.8 में ऐसी स्थिति दिखाई गई है जहां एक गुट का स्थिति A से स्थिति B तक को विभिन्न पथों से पहुंचाया गया है। मान लीजिए कि ऊर्जा A B बराबर h, दोनों ही स्थितियों में वस्तु पर किया गया कार्य mgh है। एक उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण 10.5 में देखिए तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया और एक वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन किया गया। जी का मान 9.8 मीटर s के पावर -² है।
हल देखें, हल करके देखते हैं तो वस्तु का द्रव्यमान बराबर 10 किलोग्राम, विस्थापन यानी ऊंचाई h बराबर 6 मीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 9.8 ms-स्क्वायर। और समीकरण देखें तो 10.6 से स्थिर ऊर्जा mgh बराबर 10 किलोमीटर गुणे 9.8 ms-स्क्वायर गुणे 6 मीटर और इसके बराबर होगा 888 जूल होगा। स्थिर ऊर्जा 888 जूल है। उसके बाद क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं? क्या हम ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं? प्रकृति में हमें ऊर्जा रूपांतरण के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। क्रियाकलाप से देखें तो छोटे समूहों में बैठें और प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण की विभिन्न विधियों पर विचार करें। अपने समूह में निम्न प्रश्नों के बारे में विचार विमर्श करें। हरे पौधे खाना कैसे बनाते हैं? उन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? वायु एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों बहती है? और कोयला एक पेट्रोलियम जैसे ईंधन कैसे बने हैं? और किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण जल चक्र को बनाए रखते हैं? क्रियाकलाप अगला देखें। अनेक मानव क्रियाकलापों तथा हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले गुज्जतों के ऊर्जा रूपांतरण सम्मिलित है। इस प्रकार के क्रियाकलापों तथा गुज्जतों की एक सूची बनाइए और प्रत्येक क्रियाकलाप का गुज्जत में पहचानिए कि किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण हो गया है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्रियाकलाप 10.13 तथा 10.40 में हमने सीखा कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। इस क्रियाकलाप में निकाय की कुल ऊर्जा का क्या हुआ? ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न तो इसकी ऊर्जा की जा सकती है और न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही इसका विनाश किया जाता है। रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरों में मान्य है। एक सरल उदाहरण पर विचार कीजिए। मान लीजिए m द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थिर ऊर्जा mgh है तथा गतिज ऊर्जा शून्य है। गतिज ऊर्जा शून्य क्यों होते हैं? यह शून्य है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh है। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और यदि किसी दिए गए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा m/2 mv² होगी। और वस्तु जैसे नीचे गिरती है उसकी स्थिर ऊर्जा कम होती जाती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाले होते हैं तो h बराबर 0 होगा तथा इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग भी अधिकतम हो जाएगी। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थिर ऊर्जा न्यूनतम होगी। तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थिर ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग एक समान रहता है, अर्थात स्थिर ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर अचर या mgh प्लस 1/2 mv² बराबर अचर। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। हम देखते हैं कि किसी वस्तु के मुक्त रूप में गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थिर ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। यहाँ पिंड को गति का वायु प्रतिरोध के प्रभाव आदि का उपेक्षा की गई है। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण हो रहा है। क्रियाकलाप 15 देखें तो 20 किलोमीटर द्रव्यमान का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। निम्न सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थिर ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा की गणना करके सारणी में रिक्त स्थानों में हम भर सकते हैं। यहाँ दिया गया है। कार्य करने की दर देखें। क्या हम सब एक ही दर से कार्य करते हैं? क्या मशीनें ऊर्जा का उपयोग और रूपांतरण समान दर से करती है? अभिकर्ता को एजेंट को ऊर्जा रूपांतरण करते हैं।
और विभिन्न दरों से कार्य करते हैं। आइए इस निम्न क्रियाकलाप से देखें तो दो बच्चे, मान लीजिए ए तथा बी के बारे में विचार कीजिए। मान लीजिए दोनों का द्रव्यमान समान है, दोनों रस्से पर अलग अलग चढ़ना प्रारंभ करते हैं, दोनों 8 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। मान लीजिए कि इस कार्य को करने में ए 15 सेकेंड लेता है तो बी 20 सेकेंड लेता है। प्रत्येक बच्चे द्वारा किया गया कार्य कितना है? किया गया कार्य समान है, तथापि ए ने कार्य करने के लिए बी की अपेक्षा कम समय लिया। किस बच्चे ने दिए हुए समय, मान लीजिए 1 सेकेंड से अधिक की कार्य किया। एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर सकता है। अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा हमें किसी यात्रा को कम समय में पूरी तरह करा सकता है। हम मोटर बाइक तथा मोटर कार जैसी मशीनों की शक्ति के बारे में बात करते हैं और इन वाहनों के वर्गीकरण का आधार यह है कि ये कितनी तेजी से ऊर्जा परिवर्तन या कार्य करते हैं। शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है, अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता या देर से किया गया है। शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है: कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई अभिकर्ता यानी एजेंट t समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान होगा शक्ति बराबर कार्य या समय, कार्य और समय P बराबर W/T। शक्ति का मात्रक वाट है तथा इसका प्रतीक W है, यानी मात्रक जेम्स वाट 1736 से 1819 के सम्मान में रखा गया है। और 1 वाट उस अभिकर्ता यानी एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकेंड हो तो शक्ति 1 W होगी, 1 वाट होगी, और 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड या 1 W बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। हम ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त करते हैं और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होगा और 1 किलोवाट बराबर 1000 W या 1000 जूल प्रति स्क्वायर होगा, प्रति सेकेंड होगा। और किसी अभिकर्ता की शक्ति समय के साथ बदल सकती है और इसका अर्थ है कि अभिकर्ता विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दरों से कार्य कर सकता है। इसलिए औसत शक्ति की अवधारणा लाभप्रद है। औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया है और उदाहरण को छोड़ कर देखें। एक क्रियाकलाप को देखें तो अपने घर में विद्युत परिपथ में लगे विद्युत मीटर की ध्यानपूर्वक देखें और इसके लक्षणों का बारीकी से परीक्षण कीजिए। प्रतिदिन प्रायः तथा शाम 6:30 बजे मीटर का पाठ्यांक नोट करें और इस क्रियाकलाप को लगभग 1 सप्ताह तक करें। और दिन के समय कितनी यूनिट व्यय होती है, रात के समय कितनी यूनिट व्यय होती है। अपने परीक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए और अपने आंकड़ों के निष्कर्ष निकालिए। अपने परीक्षणों की तुलना विद्युत के मासिक बिल में दिए गए विवरणों से कीजिए और किन्हीं विशेष विद्युत उपकरणों द्वारा व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा का आकलन किया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न उपकरणों को ज्ञात वाटेज तथा उनके उपयोग के समयों को सारणीबद्ध करके किया जा सकता है। हमने अभी तक क्या सीखा तो किस पिंड पर किया गया कार्य, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा तो किस पिंड पर किया गया कार्य, उस पर लगाए गए बल के परिणाम और बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है। कार्य का मात्रक जूल है, अर्थात 1 जूल बराबर 1 यूनिट गुणे 1 मीटर। उसके बाद किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य 0 होगा। और यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो यह कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है। उसके बाद किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। विवेग से गतिशील किसी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2
1/2 mv² के बराबर होती है। उसके बाद वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के तल से ऊंचाई तक उठाई गई किसी द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्व से स्थिज ऊर्जा mgh होती है। और ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है और इसकी न तो उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश की जा सकती है। और रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचल रहती है। उसके बाद प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थिज ऊर्जाओं के योग को कुल ऊर्जाओं के योग को उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और उसके बाद कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति स्क्वायर में।